हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश सीएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलिए जो है हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है। एक प्रश्न नंबर 1 है। इसमें लिखा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। तो यह एक आंकिक प्रश्न है। तो इसको हम जो है आपको जो है हल करके तब विकल्प में टिक करेंगे। तो चलिए जो है सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि बी जो है कितना है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए, इसमें लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, यानी कि आर का मान कितना है, 3 ओम है। तो आर बराबर 3 ओम है। तो देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा, यानी कि आई हमें निकालना है। धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है, तो हमें क्या निकालना है, आई है, इसमें हमें जो है निकालना है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं आई बराबर होता है बी अपान आर। यही ओम का नियम होता है। इसी पे जो है हम रख देंगे, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। अब बी का मान कितना है, देखिए 1.5 वोल्ट है, यानी कि 1.5 वोल्ट बटा कर देंगे। आर कितना है, यहाँ पे 3 ओम है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे बस ओम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको संख्या लिख देना है बस। तो 3 से जो है इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि 0.5, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, यानी कि धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो विकल्प में देखते हैं क्या है इसमें। तो देखिए विकल्प में जो है ए वाला विकल्प है, इसको जो है हम टिक कर लेंगे, सही हो जाएगा। अब जो है दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए जो अवतल लेंस होता है, पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला। तो इसमें देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है माइनस में होती है, यानी कि एफ जो होगा, एफ जो है माइनस में होगा, यानी 5 मीटर। यानी कि जो है अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 5 मीटर माइनस में हो जाएगा। इसमें हमें इसकी क्षमता बताना है, यानी कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता को पी से प्रदर्शित किया जाता है, तो पी बराबर होता है 1/f। ए लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। तो देखिए पी लिख देंगे यहाँ पे, अब 1 लिख देंगे यहाँ पे। एफ जो है यहाँ पे देखिए 5 है, तो इसमें जब भाग दोगे तो देखिए ऐसे, अगर नहीं समझ में आता है तो 1/5 कर लिया करो। यहाँ 0 लगा के, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाओगे, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 0.5। इसमें जब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 0, यानी कि इसमें जब भाग दोगे इसमें 0.2 आएगा, कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और जो क्षमता होती है इसको जो है डायोप्टर में प्रदर्शित किया जाता है। डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है, डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से विकल्प में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो इसमें भी विकल्प नंबर 2 है, देखिए ये है, इसको हम टिक कर देंगे। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न है, आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है, तो 0.75 वोल्ट व 100 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है, एम से जो है मिली हो जाएगा, ऐसे एम्पियर, मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बी का मान दिया हुआ है 0.75 वोल्ट है, यानी कि बी बराबर है 0.75 वोल्ट दिया हुआ है। और जो धारा है, ठीक है, धारा कितना है, 100 मिली एम्पियर है, यानी कि आई का मान जो दिया हुआ है यह है 100 मिली एम्पियर है। इसमें जो है इसकी शक्ति क्या होगी। अब शक्ति को हमें इसमें ज्ञात करना है, शक्ति को पी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हमें जो है शक्ति को ज्ञात करना है। तो पी बराबर होता है पी गुणे आई, यानी कि शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। क्या होता है, विभवांतर गुणे धारा। तो यहाँ पे पी लिख देंगे
अब देखिए विभवांतर भी कितना है यहाँ पे 0.75 वोल्ट है। अब गुणे कर देंगे यहाँ पे, और धारा कितना है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है। अब ध्यान देना है 100 से जो है गुणा करेंगे इसमें, अगर 10 से गुणा करोगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 100 से गुणा हो रहा है, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 75 बचेगा। इसमें कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी कि 100 से इसमें गुणा करोगे तो दशमलव हटाने के बाद कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बी है, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर लिखेंगे। अब ध्यान देना है क्योंकि इसमें वाट मिली वाट दिया है, देखिए हर जगह वाट लिखा है, तो इसको जो है शक्ति को जो है वाट में बदलेंगे। तो देखिए P बराबर देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे B लिखा है और A लिखा है, शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे एम्पियर। तो विभवांतर गुणे एम्पियर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। विभवांतर गुणे एम्पियर की जगह क्या लिख सकते हैं, वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। तो वाट बराबर जो होता है, यानी कि अगर B गुणे A है, A किसके बराबर हो जाता है W के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे B गुणे A किसके बराबर हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा। तो इसको पहले 75 लिख देंगे, यहाँ M लिख देंगे और उसके बाद B करोगे, यानी कि विभवांतर गुणे एम्पियर, तो A गुणे कितना हो जाएगा वाट हो जाएगा, यानी पावर बराबर होता है वाट। तो यहाँ पे W लिख देंगे, यहाँ पे W लिख देंगे। तो विकल्प में देखते हैं क्या है, देखते हैं इसमें टिक करते हैं। तो इसमें देखिए पहला विकल्प सही है, तो ये सही हो जाएगा। अब जो है चौथा देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में। तो किस में होगा, इसको आपको हम समझा देते हैं चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र बना हुआ है, तो जो जैसे यहाँ पे देखिए सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश है, क्या है सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश को जो है सबसे पहले निर्वात से होकर आना पड़ता है, निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा ना हो उससे होकर गुजरना पड़ता है, देखिए गुजर रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद आगे चलने के बाद इसको जो है वायुमंडल की परतों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे इसमें क्या होता है वायुमंडल की परत में क्या होता है वायु होती है, यानी कि वायु से होकर गुजरना पड़ता है। अब वायु से गुजरने के बाद तब ये पृथ्वी पर पहुँचता है, यानी कि जो है अगर इसमें देखा जाए विकल्प के अनुसार तो जो है स्थिति इस तरीके से बनती है, यानी कि प्रकाश इधर यहाँ से अगर चलेगा तो निर्वात में आसानी से चलेगा, यानी कि इसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी निर्वात में, यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगी वायु में। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल की परत में जो है अनेक सूक्ष्म धूल के कण होते हैं, जिससे यहाँ पे कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसकी चाल धीमी पड़ जाती है। और उसके बाद पृथ्वी पर जब आता है तो अगर वह जो है कांच से गुजरेगा तो थोड़ा और कम हो जाएगी चाल, जल से गुजरेगा तो और कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जैसा कि देख रहे हैं सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, फिर वायु में होगी, तब कांच में होगी, तब जल में होगा। तो विकल्प के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा चाल किस में होगी, निर्वात में। तो यहाँ पे ए वाला चौथा विकल्प यहाँ हो जाएगा, यानी कि डी वाला जो है सही हो जाएगा। अब चलिए जो है हम पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि अगर समतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। तो इसमें जो है विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा सही, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। फिर आगे है छठवां क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, काला, नीला, बैगनी, हरा। तो इसमें से क्या होगा, इसको आपको समझा देते हैं पहले। देखिए जैसे अगर जो है जमीन से आसमान को अगर देखा जाए तो वह नीला दिखाई देता है, वह जो है नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है इसको आपको बता दें। जैसे सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो उससे पहले उसको वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वायुमंडल की परतों से प्रकाश आता है तो उसमें जो है उस वायुमंडल की परत में जो है बहुत से धूल कण होते हैं, जिसमें वह प्रकाश टकराता है, और टकराने के बाद जो उसमें से नीला रंग होता है वो जो है उसका मतलब प्रकीर्णन हो जाता है, यानी प्रकीर्णन होने के बाद वो प्रकाश क्या होता है पूरी तरह से फैल जाता है। जब वो प्रकाश नीला प्रकाश जब फैल जाता है, इसलिए जो है जमीन से देखने पर या पृथ्वी से देखने पर हमें जो है आकाश जो है नीला दिखाई देने लगता है। लेकिन जो है अगर अंतरिक्ष यात्री
अगर आकाश को देखता है तो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल की परत है ही नहीं। जब वायुमंडल की परत होगी नहीं तो वहां पर प्रकाश का परिपीड़न नहीं होगा, जिसके कारण जो है आकाश का रंग जो है काला दिखाई देगा। तो इसमें विकल्प जो है पहला हो जाएगा, यानी कि ए वाला सही। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, एक माइक्रो ओम का मान होता है। तो एक माइक्रो ओम का मान जो होता है 10⁻⁻6 ओम होता है। इसको सही कर लीजिए। उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेन। इसमें चारों विकल्प में कौन सा सही होगा? इसको ऐसे ही टिक नहीं करेंगे, आपको हम समझाएंगे तब इसको हम सही करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक सारणी है। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए इससे जो है इस सारणी के माध्यम से हम जो है IUPAC नाम संरचना सूत्र आसानी से बना सकते हैं। लेकिन हमको जो है इसमें एल्डिहाइड पता करना है, एल्डिहाइड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्रियात्मक समूह दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं CHO दिया हुआ है। क्या दिया है? CHO। इसी CHO को जो है एल्डिहाइड, इसका एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। CHO जो है इस एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है और इसको अल से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? अल लिखते हैं। तो अब विकल्प के अनुसार देखिए अल किस में आया है। इसमें जो है आल शब्द आया है, क्योंकि नाल लिखा है ना। मेथेन में आल जोड़ोगे तो मेथेनाल होगा। फिर यहाँ पे मेथेन में अल जोड़ोगे तो क्या होगा? मेथेनल होगा। और इसमें जो है एथेनॉल होगा, फिर इसमें एथेन होगा। तो विकल्प के अनुसार ये वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि देखिए मेथेन धन अल, देखिए अल आया ना, मेथेन धन अल, तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद करोगे मेथेनल। तो विकल्प नंबर 2 यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए जो है 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। तो इसमें 0 होगा, 7 से कम, 7, 7 से अधिक। तो 4 विकल्प में कौन सा सही होगा? सबसे पहले आपको बता दें H2SO4 जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि इसका pH मान क्या होता है? इसको भी आपको हम बताते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 1 से लेकर 14 तक जो है इसमें नंबरिंग किया गया है। तो इस नंबरिंग में जो बीच में देखिए 7 आया है, जिसका मान जो है 7 होता है तो वह जो है उदासीन होता है। जैसे H2O यानी कि जल जो है क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब pH मान जो है 7 होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन क्या होता है? H2O यानी कि जल होता है। ठीक है। और उसके 7 के पहले जितने भी, देखिए 7 के पहले देखिए 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, ये जितने अंक आपको दिख रहे हैं यानी कि 7 के पहले जितने हैं ये सब अम्लीय कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अम्लीय कहे जाएंगे। और 7 के बाद जितने अंक आते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब क्या होंगे? क्षारीय होंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया कि H2SO4 जो है ये क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय इधर देखेंगे तो अम्लीय जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखिए 7 से कम, देखिए क्या लिखा है? 7 से कम, यानी कि देखिए 7 से कम हो रहा है ना, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4, 3, 2, 1 यहाँ तक है, यानी कि 7 से कम हो है, जो होगा वही अम्लीय होगा। तो विकल्प में क्या देखेंगे? दूसरा विकल्प 7 से कम, तो ये सही हो जाएगा। अब चलिए हम जो है 10वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। तो इसको जो है हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है और इसके ऊपर कुछ तत्व दिए हुए हैं और इसके नीचे कुछ तत्व दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तो आपको हम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे विकल्प में जो है आयरन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो विकल्प में ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है धातु, कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पे जो आयरन है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन जो है इससे ऊपर है हाइड्रोजन के, इसका मतलब इसको विस्थापित कर देगा। तो ये भी विकल्प नहीं होगा। फिर जिंक देखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर है, देखिए जिंक, जिंक भी ऊपर है, यानी कि इसको भी विस्थापित कर देगा अम्ल से हाइड्रोजन को। उसके बाद मैग्नीशियम देखते हैं, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम भी जो है हाइड्रोजन के ऊपर है, यानी कि इसको विस्थापित कर देगा। अब देखते हैं कॉपर, कॉपर देखते हैं,
तो देखिए कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है। कॉपर ऐसी धातु है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, क्योंकि ये भाई हाइड्रोजन से कॉपर नीचे है ना, जब नीचे होगा तो कहाँ से इसको यहाँ से हटा सकता है, तो हटा नहीं सकता, यानी विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए विकल्प में ए वाला सही हो जाएगा चौथा। अब चलिए जो है 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, बर्फ का पिघलना, जल में लवण का घुलना, एलपीजी का दहन। तो इसमें कह रहा है कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहले समझ लीजिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ की ऐसी अवस्था, भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले समझ लीजिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था न बदले, अगर बदल भी जाए तो दोबारा उस अवस्था में उसको लाया जा सके, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाए, पुनः उसको उस अवस्था में न लाया जाए, तो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं इसमें, जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, यानी कि जल को जब गर्म करोगे, क्वथनांक यहाँ शब्द जो आया गर्म करने से है संबंधित है, जल को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो जलवाष्प में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? जलवाष्प में, यानी कि वाष्प में बदल जाती है। और वही जलवाष्प जब ठंडी होती है तो पुनः जो है जल की बूंदों में वापस आ जाती है, यानी कि पहले जल था और उसके बाद जलवाष्प बना, फिर वही जलवाष्प ठंडी हुई, फिर जल बन गया, यानी कि जो है भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर है दूसरा बर्फ का पिघलना। जैसे कोई बर्फ है, अगर पिघलेगी तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, लेकिन वही पानी जो है ठंडा हो जाएगा खूब, तो क्या हो जाएगा? फिर बर्फ बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं जल में लवण का घुलना, यानी कि अगर जल में जो है नमक को घोल दिया जाए तो उसको घोलने के बाद खूब गर्म किया जाए तो क्या होता है, जब पानी उसमें सूख जाता है तो देखोगे उसकी तली में नमक आपको मिलेगा, उसको चखोगे कि नमक की ही तरह लगेगा, यानी कि पहले भी उसमें नमक था, बाद में भी नमक हमको मिला, इसलिए भी भौतिक परिवर्तन होगा। अब चलते हैं ये वाला देखते हैं, एलपीजी का दहन। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो एलपीजी घर में यूज करते हो, प्रयोग करते हो, वही है। तो एलपीजी का अगर एक बार दहन हो जाता है तो दहन करने के बाद जो है, यानी कि एलपीजी जैसे भरा के लाए घर में, उसको जलाए, खाना बनाए, कुछ दिन बाद समाप्त हो गया, तो क्या पुनः जो है फिर एलपीजी अपने आप उसमें भर जाएगा? भाई जो गैस बन गया वो एलपीजी खत्म हो जाता है तो क्या पुनः अपने आप भर जाता है? यानी एलपीजी फिर उसमें सिलेंडर में नहीं भरता, यानी कि एलपीजी एक बार जलने के बाद जो है पुनः जो है एलपीजी को उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसका दहन हो जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो विकल्प में ये वाला सही हो जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें आप बीच में देख रहे हैं 7 लिखा है, ये क्या है? 7 है, यानी पीएच स्केल है, तो यहाँ पे 7 है। तो जिसका पीएच मान 7 होता है वह जो है उदासीन होता है। तो यहाँ पे जो है जल जो होता है H2O होता है, तो ये उदासीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसमें विकल्प में क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है खाने का सोडा, नौशादा, धमन सोडा, फिटकरी। तो इस विकल्प में क्या हो जाएगा? फिटकरी सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? आपको बता दें, जैसे मान लीजिए नाई की दुकान पे आप शेविंग करवाते हैं, तो नाई जो है अगर कहीं कट जाता है तो क्या होता है, वो फिटकरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे रक्त बहे ना, तो फिटकरी इसमें सही हो जाएगा, डी वाला। अब चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो इसको आपको हम समझा देते हैं कि पराग कोश कहाँ होते हैं। तो देखिए ये चित्र दिख रहा है आपको, इसी में पराग कोश होते हैं। देखिए आप कहोगे पराग कोश कहाँ है, देखिए ये चित्र में पराग कोश है, ये पुष्प की आंतरिक संरचना है, तो पराग कोश है। तो पराग कोश में क्या होते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? परागकण सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परागकण। अब कहोगे कैसे सही हो जाएगा, तो देखिए कहोगे परागकण यहाँ लिखा गया है, देखिए परागकण यहाँ लिखे है ना, तो परागकण यहाँ नहीं होता, इसी परागकोश में, देखिए ये परागकोश है, परागकोश है, सभी परागकोश हैं, इसी परागकोश में जो है ये परागकण इसी में होते हैं, और इससे निकल कर जो है गिर जाते हैं इस पर, यानी कि इस पे गिर जाते हैं, और गिर कर जो है इसमें अंदर जो है एक पराग नली होती है, इस पराग नली के माध्यम से यहाँ पे जाते हैं और बीजांड का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो है इस
पराग कोश से ही जो है ये पराग कण निकलते हैं और यहाँ पे जाके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो इसमें विकल्प में क्या हो जाएगा, पराग कण हो जाएगा। अब चलिए जो है 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जल का संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, उपर्युक्त सभी। तो इसको आपको हम समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्र है, पादप पौधे को कहते हैं। तो यहाँ पे पौधे का ये चित्र है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो देखिए यहाँ पे जाइलम दिख रहा है। तो जाइलम क्या कार्य कर रहा है, देखिए जाइलम क्या करता है, जड़ से जल तथा खनिज पदार्थों को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो विकल्प के अनुसार कौन सा होगा, जल का संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है जल का संवहन, क्या हो जाएगा, जल का संवहन। भाई जल है और खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ दिया नहीं है लेकिन जल तो दिया है, जल का संवहन हो जाएगा। और जो भोजन का संवहन है वो फ्लोएम करता है, यानी कि जब भोज्य पदार्थ जो है इस पे बनकर तैयार हो जाता है तो ये फ्लोएम जो है पूरे पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जाइलम जो है जल तथा खनिज पदार्थों को पेड़ पौधों के सभी भागों में ले जाता है। तो विकल्प के अनुसार जो है इसमें क्या है, जल, यानी कि जल का संवहन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा पहला। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसमें विकल्प में क्या होगा, सोचने का कार्य, शरीर संतुलन का कार्य, हृदय स्पंदन का कार्य, सभी कार्य। तो बहुत से लोग जो है सिर्फ यही टिक कर देंगे सोचने का कार्य। भाई मस्तिष्क सोचने का कार्य ही नहीं करता, टिक करके यही चले जाओ, ये नहीं होगा। तो मस्तिष्क जो कार्य करता है, सोचने का कार्य भी करता है, शरीर संतुलन का भी कार्य करता है और हृदय स्पंदन का भी कार्य करता है। यानी कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसमें कई भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी कि इन तीनों के द्वारा जो है सोचने का कार्य, शरीर संतुलन का कार्य, हृदय स्पंदन का कार्य, यानी कि इन्हीं तीनों के माध्यम से सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो जब ये तीनों सही हो जाएंगे तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, सभी कार्य, यानी कि सभी होंगे सही ना। तो यही विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17 है, समजात अंगों का उदाहरण है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का हाथ, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास, उपरोक्त सभी। तो इस विकल्प में जो है ये आपका पहला विकल्प सही होगा। कैसे होगा आपको हम समझा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है हमारा हाथ तथा कुत्ते का हाथ। तो ये जो है, जो चित्र दिख रहा है हमारे हाथ का चित्र है, यानी कि मनुष्य के हाथ का चित्र है। अब इसमें कुत्ते का हाथ का हमने चित्र नहीं बनाया है, लेकिन इसी से आपको हम समझा देते हैं। देखिए कैसे समजात अंग होते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए समजात अंग क्या होते हैं। ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मनुष्य के हाथ की संरचना है। इसमें हड्डी देख रहे हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, अंगुलास्थियां हैं। जितनी हड्डियां मनुष्य के हाथ में होती हैं उतनी ही हड्डियां कुत्ते का हाथ, यानी कुत्ते का हाथ मतलब जो अगला पैर दोनों होता है वही होता है। ठीक है, उतनी ही हड्डियां कुत्ते के अगले हाथ में होती है, यानी कि अगले पैर में होती है। कुत्ते के अगले पैर में ह्यूमरस होगा, रेडियस होगा, अल्ला होगा, कार्पल्स होगा, मेटाकार्पल्स होगा, अंगुलास्थियां होंगी। यानी कि सेम टू सेम इतनी हड्डियां उनके भी हाथ में होगी। यानी कि अगले हाथ जो लिखा है वो अगला दोनों पैर जो होता है वही हाथ है उसका, कुत्ते का। तो सेम टू सेम इतनी हड्डियां होंगी उनमें भी। तो यहाँ पे तो ये क्या होंगे, समजात अंग होंगे। यानी कि इनकी संरचना एक जैसी है, यानी कि हड्डियां एक जैसी हैं, सभी की समान है, उतनी ही हड्डियां की संख्या में है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। भाई हमारे सबका जो हम मनुष्य का जो हाथ होता है किसी वस्तु को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए होता है, लेकिन कुत्ते का जो हाथ होता है अगला पैर वो दौड़ने में ज़्यादा मदद करता है, इसलिए कार्य अलग अलग हो जाते हैं। कुत्ते का पैर जो होता है यानी कि अगला हाथ होता है दौड़ने में मदद करता है, और मनुष्य का जो हाथ होता है वो किसी वस्तु को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए होता है। इस तरीके से हम जो है विकल्प नंबर 1 को सही कर देंगे, हमारा हाथ तथा कुत्ते का हाथ, ये वाला सही हो जाएगा। अब चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1 2 3 4। तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन से कोष्ठक है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। इस प्रकार जो है
2 अलिंद हो जाएंगे, 2 नीले हो जाएंगे, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी? 4। विकल्प नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि 4। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है मास्टर ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इसमें हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे सिर में पाई जाती है, इसलिए जो है इसमें पीयूष ग्रंथि सही हो जाएगा, डी वाला। अब चलिए जो है 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, रोपण द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा। ऐसा ही कर लेंगे, विकल्प नंबर 1। इस तरीके से जो है हम सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।